हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, तो आज मालूम होगा आपको जो 16 अक्टूबर का पेपर हुआ है, ठीक है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, हम पर्टिकुलर साइकोलॉजी के देख लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का ही पेपर आ पाया है अभी। बाकी आते हैं तो उन्हें भी सॉल्यूशन देख लेंगे, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करूँ, मैंने पेपर पढ़ के देखा है तो दो जो आपका 26 सितंबर को लगा था पेपर, उससे तो बहुत सिंपल पेपर है ये, ठीक है। यानी आज का पेपर है ये 16 अक्टूबर का, वो बहुत सिंपल पेपर है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सभी सिंपल पेपर ही थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यानी इनसाइटफुल थ्योरी है, वो आपके कोहलर से संबंधित है। केवल एक ही नाम दे रखा था, यानी गेस्टल्टवादियों से। बाकी जैसे थॉर्नडाइक, पावलर, स्किनर, ये सभी व्यवहारवादी हैं, जबकि ये कोहलर है संज्ञानवादी है, और ये इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक क्या है। यानी जो आपके स्किनर का ये नियम है, यानी कार्यात्मक यानी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी थी, वो आपकी स्किनर से संबंधित। उसमें मुख्य कारक क्या था, उन्होंने पुनर्वलन को माना था मेन कारक, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हैं जो रेनफोर्समेंट है उस पर ही मुख्य कारक या फोकस था उनका, किसका, स्किनर का, और ये उन्हीं से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि निम्न में से आत्म संप्रत्यय यानी कह सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। पहली है आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ये भी बात सही है। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होता है, ये गलत है, ठीक है। यानी बहुआयामी नहीं होगा, वो आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता रहती है। यानी जो भी चीज़ सडनली अगर आप उसे सॉल्यूशन कर लेते हैं तो उसे सूझबूझ का सिद्धांत बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनसाइटफुल थ्योरी, ठीक है। पूरा नाम है इनसाइटफुल थ्योरी, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इनसाइट थ्योरी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट था। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त है, इसमें से बताना है अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो मैच्योरिटी है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे परिपक्वता आती है अधिगम में वृद्धि होती है, और ये कह रहा है कि नहीं होती है, यानी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है, यानी जो आपकी मोटिवेशन है और ऐसे बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो उनमें क्या है। यानी ये सकारात्मक सहसंबंध है, नकारात्मक सहसंबंध है, कोई संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सकारात्मक सहसंबंध होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक का मापन करने के लिए निम्न में से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। ये वाचिक का मतलब वर्बल टेस्ट नहीं है, ठीक है। निरक्षर, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका वाचिक परीक्षण नहीं कर सकते। जो नहीं कह सकते हैं, जो पढ़ा नहीं है उसके लिए हम नॉन वर्बल टेस्ट यूज करते हैं। ऐसा कुछ पूछा नहीं है, केवल ये पूछा है कि वाचिक परीक्षण नहीं है, तो वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जैसे बच्चे हैं, प्रोण है और शिक्षित व्यक्ति, इनमें वाचिक परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरण चक्र का पहला चरण है, सिंपल ही है, नीड हो जाएगा इसमें, ठीक है। नीड होता है, फिर उसके बाद ड्राइव होगा, फिर इंसेंटिव होगा, ठीक है, इंसेंटिव। तो ये सिंपल था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावलर के प्रयोग में यूसीएस क्या था। यूसीएस भोजन था, सिंपल ही था ये क्वेश्चन। और ठीक है, अगर सीएस पूछता तो वो घंटी हो जाता, तो लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन केवल यहाँ पर यूसीएस पूछा, तो उसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। देखो, पहला था अभ्यास, ये तो था। तैयारी यानी रेडीनेस, ये भी था। प्रभाव का नियम भी था, लेकिन जो प्रतिक्रिया का नियम है वो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, के शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। देखो, सिंपल ही था, ये क्रेस्मर का ही इसका राइट आंसर सीधा लगाना था इसको, क्योंकि ऑलपोर्ट ने तो केवल परिभाषा दी थी, केटल ने अलग टाइप से बांटे थे, और जुंग ने भी अलग टाइप से, इन्होंने सामाजिक के आधार पर, इन्होंने शील गुणों के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे भी पहचान सकते थे, सिंपल है, इसमें क्रेस्मर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर होगा, आप देख लेना बुक से, जो भी है आपके पास। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर 12th क्लास की बुक पढ़ते हैं बायोलॉजी की, वहाँ पर देखना जो पुरुष हार्मोन होते हैं वो सिर्फ एंड्रोजेंस होते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं एक बार, इसकी क्या दे रखी है,
एंड्रोजेंस। ध्यान रखना इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। एंड्रोजेंस होते हैं यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं पुरुष वाला, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखना, मैं अब बता रहा हूँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है एंड्रोजेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है, अगर और ऑप्शन की बात करूँगा और जहाँ पे जैसे एंड्रोजेंस, तो ये आपका महिलाओं से संबंधित यानी फीमेल होती है उनसे संबंधित होता है। एंड्रोजेंस यानी हम ये कह सकते हैं ये आपका पुरुष से संबंधित है। एंड्रोजेंस यानी यहाँ देखो अंतर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखा जाए NDRO का अंतर है बस, देख लो यहाँ पे STRO है, यानी इसे बोलते हैं एंड्रोजेंस और इसे बोलते हैं एस्ट्रोजेंस। ठीक है, जिसमें एंड्रो होता है वो पुरुष होता है और जिसमें एस्ट्रो होता है वो महिला यानी कह सकते हैं फीमेल से संबंधित होता है। तो ये भी नहीं होगा और इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट नंबर 13 है कि आपका प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था, यानी कह सकते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपकी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है वो किसके द्वारा खोजी गई थी। इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा था, वो था पावलर, और इसी से ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, तो सिंपल था इसे क्वेश्चन का राइट आंसर निकालना, यानी पावलर से संबंधित है। ये कह रहा है स्पीयरमैन ने, सिंपल था इसमें दो ही लगाना था क्योंकि और सोचना ही नहीं था। इसने द्विकारक सिद्धांत दिया था, यानी जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन से ही संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट था एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव किस मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित था। सिंपल था, ग्रेडिंग पर आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रख पाता है, तो ये तो नेगेटिव है। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए यह जानता है, तो यही हो जाएगा सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक विकास का संबंध नहीं है, यानी जो मानसिक विकास है उसका संबंध है वो स्मृति से होता है, तर्क एवं निर्णय से भी होता है और अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग से भी संबंधित होता है, लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय के क्षेत्र से ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे वृद्धि हो जाती है। तो इसे सिंपल था ज्ञान का सह संबंध या अंतरण कह सकते हैं, यानी ज्ञान का ट्रांसफर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या थी, तो वो सिंपल था। ये देखो आपने धीर सिंह की बुक पढ़ी हो या किसी की पढ़ी हो, ये सीधे सीधे क्वेश्चन थे, समायोजन की कमी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं, ये सिंपल कितना क्वेश्चन था, ये जैन और ब्रूनर है, ये निर्मितवाद है यानी संज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था नेक्स्ट कि प्याजी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञान को यानी संज्ञान की जो संरचना है उसको संशोधित किया जाता है यानी मॉडिफाई किया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है शिक्षक का असहानुभूति पूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, तो हम जाएंगे समायोजन पर। ठीक है, देखा जाए तो ये इंटरेस्ट जो अभिरुचि है इसमें भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन समायोजन सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा वो किसी भी चीज़ में, क्लास में भी नहीं जा पाएगा, उसके व्यवहार में भी कमी आएगी टीचर के साथ, क्योंकि जब उससे असहानुभूति पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तो ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा समायोजन। नेक्स्ट है भावात्मक सिंपलता, ये डैनियल गोलमैन से संबंधित है भावात्मक बुद्धि। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाएगी। इसमें कोई सोचना नहीं था, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन या सोच भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है जो और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस जिस सहायता की आवश्यकता है वह होगी। तो सिंपल है, इसे भावात्मक रूप से या भावात्मक क्षेत्र है उससे संबंधित सहायता करनी चाहिए जिससे कि वो ना करे इन कामों को। ठीक है, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो सिंपल था प्रोफेसर यशपाल ही थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के लिए यानी समय की सिफारिश की गई थी, तो वो 2 ही घंटे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है
कि गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है। अगर देखो इसमें डाउट हो सकता है आपको, अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो 1912 में 1912 के समथिंग आपके वर्धीवन ये कह सकते हैं, वर्धमान या मैक्स वर्धीमर बोलते हैं, तो इन्होंने स्कूल के संस्थापक माने जाते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग और भी किसी का आंसर आ सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह दूंगा, ये मेरे अनुसार है कि इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन होगा डिलीट, अब भी बता दूं। देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कैसे होगा। थॉमसन का ये कह सकते हैं प्रतिचयन का, या कह सकते हैं इसका तो अलग ही सिद्धांत था। ठीक है, तो ये तो बुद्धि के सिद्धांतों से कह सकते हैं, इसे ऐसे बोल सकते हैं चयन का सिद्धांत या प्रतिदर्श का सिद्धांत था इसका। ठीक, तो इससे तो कोई संबंध नहीं है। स्पीमर टू फैक्टर, इससे भी कोई संबंध नहीं। अब आ जाते गिलफोर्ड, इसका तो संरचनात्मक सिद्धांत था। ठीक है, तो इससे भी कोई संबंध नहीं। अब आ जाओ हार्वर्ड गार्डन, तो हार्वर्ड गार्डन का अगर ध्यान दें तो उसके सिद्धांत का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी। ध्यान रखना मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिख रहा हूँ कि ये सिद्धांत था, जबकि ऐसा देखो कहीं पे नहीं दे रखा है। मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात आती है ना तो थॉर्नडाइक का नाम आएगा, ध्यान रखना। किसका आएगा? थॉर्नडाइक का। ये 100% डिलीट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिप्रेरक है तो सिंपल था, ये व्यवहार का एकांतिक स्रोत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी 30 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो सकता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं अपनी जो भी प्रतिक्रिया। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, तो ये आपकी भाषा सेकंड है। ठीक है, यानी खंड थर्ड है और भाषा सेकंड है। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज की है, ये उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। आज 16 अक्टूबर है, तो आज ही पेपर हुआ है। ये आपको एक अधोलिखित कह सकते हैं अपघटित श्लोक दिया गया है। इसके आधार पर आपको 61 से 65 तक इसी श्लोक के आधार पर क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 बना है कि श्लोक अस्मिन् प्रयुक्त छंदस्य नाम लिखित। इसमें आपको बताना है छंद कौन सा है। तो आप गिनोगे इन वर्णों को तो 14 आएंगे, तो हमें मालूम है ये वसंत तालिका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका सिंपल लंबा क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सकलापी इतस का संधि। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें सिंपल था, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिष्टम इत्यत का प्रत्यय। तो इसमें क्लिश धातु हो जाएगी और उसमें आपका इत प्रत्यय लगेगा, तो इसमें कह सकते हैं इत प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरुचिजर इत्यस का समास है। इसमें कौन सा समास है? सुरुचिजर में। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यदि सुरुचिचर वेद पाठ न आलोकित इतस्मिन् वाक्य से, यानी इतस्मिन् वाक्य विशेष पदम चुरता। यानी विशेष का मतलब होता है आपको संज्ञा पद बताना है। ठीक है, तो संज्ञा पद इसमें से मेघ पात्र होगा। ठीक है, वेद पाठ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए इति वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो इसका सिंपल था, जैसा देखा जाए कि ई है वो किससे मिलकर बनी होती है? अ प्लस ई से, तो अ कंठ हो जाएगा, और इच्युसनम तालु, तो कह सकते हैं कंठ तालु। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 67 नंबर है कि ज्ञानम ऋते मुक्ति न भवति वाक्यम विदम संशोधनम। इसमें से संशोधन करके बताना है कौन सा वाक्य सही होगा। तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 था, ये आपकी सूक्ति थी, इसे पूरा करना था, यानी 11 12 फिल इन द ब्लैंक्स विना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात के विधिना समाज उपदेश अवता। यानी दार्शनिक जो सुकरात है वो किस विधि से संबंधित है ये बताना है, यानी उन्होंने कौन सी विधि दी थी? तो वो प्रश्न उत्तर विधि दी थी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरवट यानी हरवाट ये बोल दो, या हरवट पंचपदीय कस विधि विकसित रूपम वर्तते। तो इसका विकसित रूप क्या होगा? वो होगा मूल्यांकन विधि। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषण पठनम लेखानी कस्य कौशल से आधारित संति। तो ये श्रवण कौशल पर आधारित होते हैं। ठीक है, यानी शुरुआत LSRW की देखा जाए, LSRW तो ये मुख्य होता है सुनना, यानी इसी पर आधारित होते हैं बाकी सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। नेक्स्ट है कि वर्ण नाम जो रेखात्मक संकेती लिखित रूपे निबंधनम भाषा या कीदृश भवति।
यानी आपको ये बताना है कि अगर हम वर्णों को लिपि के रूप में अगर कोई निबंध लिखते हैं तो भाषा की दश भवती को किस भाषा के रूप में होगी, तो वो लिखित रूप में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सूच मृदु उपागम विद्यार्थी, ठीक है, उपागम विद्यार्थी यानी जो मृदु या कह सकते हैं सूच उपागम है वो बताना है, तो वो आपका समाचार पत्राणी हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मूल्यांकन कति विधा भवती, तो मूल्यांकन के दो ही प्रकार हैं या कह सकते हैं दो भेद हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यासत्य निर्णय यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो कस्य परीक्षा प्रकारो अस्ति, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको गद्यांश दे रखा है, 76 से 80 तक क्वेश्चन इसी गद्यांश से आपको छांटने होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि राजान त्यक्त का विभक्ति, तो इसमें सिंपल था, प्रथमा की बहुवचन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगी। नेक्स्ट है कि विद्यावंत इत्यत का प्रत्यय, तो यहाँ पे देखो विद्या क्या है, ये शब्द है, शब्द में हमेशा वंत लगता है या कह सकते हैं ये आपके मतु प्रत्यय से संबंधित होगा, यहाँ पर वतु होगा नहीं, सानच होगा नहीं, कतवतु होगा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यैव इत्यस्य का संधि विच्छेद है, इसका होगा विद्याधन एव, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। सरल मार्ग इत्यस्य का समास है, सरल मार्ग में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय, सिंपल था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राप्नु वनः इत्यस्य का संबंधी क्रियापदे कह धातु, ये इसमें से धातु बतानी कौन सी होगी, तो सिंपल था आप धातु होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था आपका 81 कि एक दशानाम इंटू 60, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो जाएगी 11, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर कह रहा है 60 माने हो जाएगा यहाँ पर 6, तो हम गुणा करेंगे तो 66 बनेगा, 66 को क्या बोलते हैं 60 षष्ठी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगानाम स्थानीय संस्कृत पदेन समय लिखता, यानी इसमें से आपको संस्कृत में समय लिखना है जो दे रखा है 8:45 बजे, यानी 7:45 का समय है, तो ये बताना है, तो ये हम कहेंगे पादुन अष्टवादने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रेषु जस वर्णा क्रमशः संति, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी जस सूत्र के अनुसार हम देखा जाए या जो वर्णों का क्रम होगा वो जबड़ का 10 होता है, यानी जबड़ 10 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, तो जी धातु है, आप जानते होंगे द्विकर्मक धातु है, जो माने जीतना होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, यानी नृप शत्रुम राज्य जयति, तो ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मया पुस्तकानि पठ्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरुता, यानी ये कर्मवाच्य दे रखा है, इसको कर्तवाच्य में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा अहम पुस्तकानि पठामि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिने भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्ण न भविष्यति इति। नेक्स्ट है कि इति केन लिखितम, तो ये परिभाषा किसकी है, यानी कॉटन किसका है, ये कह सकते हैं पिंसेट महोदय का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संस्कृत से चढ़ व्याकरण कथा से चढ़ो करते किम सूत्रम महत्वपूर्ण वर्तते, यानी संस्कृत शिक्षण में जो आपकी व्याकरण की और कथा शिक्षण में कौन सा सूत्र महत्वपूर्ण है वो बताना है, तो इसमें से हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण धारित शिक्षण से साफल्य प्रयोग योग्य प्रविधि संति, एक तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सर्वम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है नेक्स्ट है निदानम पद मिदम कस्य शाखा से विद्यार्थी, यानी किस शाखा से लिया गया है निदान शब्द है, तो वो आपके लिया गया है चिकित्सा शास्त्र से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। शिक्षक छात्रान संस्कृतेन सरलान प्रश्नान पृच्छेते, फिर दे रखा है लघु वाक्य से च संस्कृतनेव उत्तरम स्वीकारार्थ को विधि वर्तते, ये आपको देखा जाए तो ये आपकी व्यवहार विधि होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेके आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन देखने वाले हैं जो 16 अक्टूबर को
पेपर हुआ है अपना द्वारा से रीट का, तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए हैं, उसमें जो हिंदी जिन्होंने लोगों ने भाषा फर्स्ट के रूप में चुनी थी, उसके 30 क्वेश्चनों को देखेंगे और आप देखना कि आपके इसमें कितने सही जाते हैं और कैसा पेपर का स्तर था पहले पेपर से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए कि कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? ऑप्शन है आपके लिए आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक सामग्री है स्पर्श शिक्षण सामग्री, श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री या फिर दृश्य शिक्षण सामग्री। तो इसमें सर्वाधिक उपयोगी होगी वो होगी अपनी दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं? निबंध लेखन क्षमता, अधिगम क्षमता, काव्य सृजन क्षमता या फिर व्याकरण नियमों का ज्ञान। तो इसमें हो जाएगा आपका अधिगम क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे कि निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है? तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति न करने वाले विद्यार्थियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए कि तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। तो इस वाक्य में जो अशुद्धि का प्रकार है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो सकता है इसमें दूसरा हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर बी होने के चांस ज़्यादा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे कि समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है, आशय से उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यही सहज पके सो मीठा होए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी का विश्वास खो देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये फोटो ही ऐसा खिंचा है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम्हारे से पार लगेगी। रेखांकित शब्द में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो देखिए ये जो विराम चिन्ह है वो अपना विस्मयादबोधक विराम चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। इस पंक्ति में कवि ने नारी के किस रूप को अभिव्यक्त किया है? तो ये जो किया है वो किया है अपने वीर रूप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। देखिए ये लिखा है कैलाश, ये प्रज्वलन, ये मिष्टान और ये पुनीत। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पुनीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कुसुम का सही पर्यायवाची है। तो कुसुम माने होता है प्रसून यानी फूल होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए कि सुख दुख शब्द में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा सुख दुख में द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछ रहा है वो, पुनीत, श्लाघा, युवक या फिर मार्ग। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, जो मार्ग है वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अव्ययभाव समासिक पद है? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी ही है इसका आंसर कि नारी ने समय समय पर, देखिए इसमें समय समय पर, इसमें आंसर है अपना अव्ययभाव समास। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये आपको थोड़ा ज़्यादा ही कम दिख रहा होगा क्योंकि ये इस प्रकार से लिया गया फोटो है। 46 है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? देखिए नाटक का तत्व नहीं है। ऑप्शन पहला है कथोकथन, दूसरा है कथा वस्तु, तीसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण और चौथा है सस्वर वाचन। तो याद रखिएगा कि जो नाटक होता है उसका जो तत्व नहीं है वो है अपना कथोकथन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे
कि निम्नलिखित में से किस घोषणा के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना बनानी चाहिए। तो प्रशिक्षण योजना के बाद, उपविभाजन योजना के बाद, वार्षिक योजना के बाद, या फिर अर्धवार्षिक योजना के बाद। तो ये जो बनानी चाहिए वो बनानी चाहिए वार्षिक योजना के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं कि भाषा प्रयोगशाला में बृहद शब्दकोश का निर्धारित स्थान है बृहद शब्दकोश का। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के पास होता है, प्रत्येक मेज पर होता है, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष, या फिर कोई निर्धारित स्थान नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान है नियमित अध्यापन, विस्तृत समय चक्र का निर्माण, विद्यार्थी एवं अध्यापन द्वारा पुस्तकालय का उपयोग, या फिर विद्यार्थी का सामूहिक परीक्षण। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो उपयोगी सोपान है भाषा स्तर सुधारने का वो है विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान विधि नहीं है, निरीक्षण विधि, संचित अभिलेख, उपचारात्मक विधि, या फिर शारीरिक परीक्षण। तो यही आंसर हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण कोई भी शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थी को मौखिक अभिव्यक्ति, देखिए मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है, यानी अच्छी होती है, सुदृढ़ होती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहानी लेखन से होता है ऐसा, चित्र निर्माण से होता है, निगमन विधि से होता है, या फिर प्रश्नोत्तर विधि से होता है। तो याद रखिएगा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा ही मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे ज़्यादा विकास होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखिए कि निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, देखिए प्राथमिक स्तर की बात चल रही है। पहला ऑप्शन है देखिए कि विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना। दूसरा है पाठ के अंत में सारांश को याद कराना। तीसरा है कठिन शब्दों के अर्थ याद करना। और चौथा है सुनी हुई बात को धारा प्रवाह कहना। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो ध्यान में रखिए कि प्राथमिक अगर स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी विद्यार्थी को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, पूर्ण मनोयोग से पढ़ना, लिखना और सुनना। हालांकि बहुत से लोग इसमें चौथा भी मान रहे हैं कि सुनी हुई बात को धारा प्रवाह कहना। तो देखिए इसको डार्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ कि भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक है, व्याकरण है, लिखित है, या फिर व्यावहारिक है। तो इसका मौखिक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? व्याकरण अधिगम से, भाषा की पुस्तक का पठन करने से, शुद्ध उच्चारण से, या फिर साहित्यिक पढ़ने से। तो याद रखिएगा कि शुद्ध उच्चारण के द्वारा ही अपन भाषा कौशल को विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ है प्रतिलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए अगर सुलेख की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि श्रुतलेख द्वारा भी सुलेख किया जा सकता है, प्रतिलेख द्वारा भी सुलेख का सुदृढ़ किया जा सकता है, और अनुलेख द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं। देखिए कि जिजीविषा शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की, जिंदा रहने की इच्छा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है आशा, दूसरा है सोना, तीसरा है दिन, और चौथा है भारत। तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आशा है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चले अगर अपन कि बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, इस वाक्य में यह काल प्रयुक्त हुआ है। सामान्य वर्तमान, सामान्य संभव, आसन भूतकाल, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ लिखा है होता है, और ता है, ती है, ते आते हैं, वो वर्तमान काल होता है। क्वेश्चन नंबर
59 की तरफ चले अगर अपन, तो निम्न में से देशज शब्द है सावन, पगड़ी, खन्नी, खेत। तो आपको पता चल रहा होगा जो पगड़ी है वो अपनी क्या है, देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक को राजस्थानी में कहते हैं किताब, पोथी, ग्रंथ या पुराण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोथी कहते हैं राजस्थानी शब्द में। तो यहाँ पे अपने से मुझे लगता है पहले की अपेक्षा काफ़ी इजी था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, बाकी अलावा आप पॉज करके उसके क्वेश्चन को आराम से करके देखना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 91 नंबर कि यदि 12 वर्ष बाद कंवर 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना हो जाएगा तो कंवर की वर्तमान आयु है, तो कंवर की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 92, देखिए कि एक तार को वर्गाकार मोड़ने पर 4489 वर्ग सेमी क्षेत्रफल घेरता है। यदि उसी तार को 91 सेमी लंबाई में आयताकार मोड़ा जाए तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आपको पता होगा सबसे पहले वर्ग का अपन को परिमाप निकालना है और उस परिमाप को आयत के परिमाप के बराबर कर देंगे तो आपकी चौड़ाई निकल आएगी, तो वो आ जाएगी अपनी 43 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको मान दिया गया है, ये मान दिए गए, ये निकालना है। तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूले से ही हम x4 माइनस बाई 4 को करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना डी, यानी 1 से 80। नेक्स्ट है देखिए 1 से 18 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन की जाती है, प्रायिकता याद कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका भी आंसर 5/9 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखो कि माना कि मूलधन P दर R% समय T, सरल ब्याज S और चक्रवृद्धि ब्याज C है, तो निम्न संभावना पर विचार करते हुए सही उत्तर देना है। तो देखिए या तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होगी या चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण के बराबर होगी। कब? जब टाइम दिया हो 1 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो सकता है, या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए निम्न में से 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 12 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 देखिए यदि एक बेलन की ऊंचाई उसकी मूल ऊंचाई की 1/4 देखिए कर दी जाए एवं त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 2πr/h में लगाना है। तो r को क्या करना है? अपन को दुगना करना है, h को 1/4 करना है। तो देखिए 2 गुणा 1/4 कर देंगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, यानी जो अपना क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ है उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, यानी जो वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल है वो पहले का आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप निकाल सकते हो। ये छायांकित क्षेत्र का भाग पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस आयत का निकाल लेना है। ठीक है, ये 6 दे रखी है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो 6 गुणा करके 1 से इसका आ जाएगा, 6 गुणा 1 प्लस यहाँ पे इसको 6 मान लेंगे पूरे को। ठीक है, गुणा ये क्या होगी लंबाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ की। देखिए इससे आप सॉल्व करके देखना तो आप निकाल लोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं सबको सॉल्व कराऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 8 घन सेमी आयत का एक घन बनाने के लिए 5 मिमी भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो ये होगी 16 घनों की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट है 50 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेन बेचने के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत है, तो वो जो हानि प्रतिशत है वो होगा अपना 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि अपना है 110 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। देखिए अगर आप क्षेत्रफल पढ़ाना चाहते हो तो उसकी अगर उपयुक्त विधि की बात करें तो वो होगी अपनी संश्लेषण विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेखा गणित पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि यही होती है।
और ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैगवैन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 3, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपना कौशल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 से 4, निरीक्षण करो और सीखो किस सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? निरीक्षण करो और सीखो इस सिद्धांत पर आधारित है वो अपनी प्रयोगशाला विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है वो होता है गणित विषय के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 की तरफ। देखिए, ग्राफ, चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन कहलाती है। तो ये कहलाती है फैक्स मशीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 7 को देखते हैं कि एक स्थान एक ज्ञात आकार अथवा पैटर्न जैसा दिखने वाला, ज्ञात आकार या पैटर्न जैसा दिखने वाला तारों का समूह कहलाता है। तो ये कहलाता है अपना तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 है कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। तो ये होता है अपना 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 देखिए कि मनोविज्ञान क्वेश्चन नंबर 1 से 9, एक वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर 5 न्यूटन भार के तुल्य द्रव को विस्थापित करती है तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान होगा। तो याद रखिए, जितना भार द्रव्य विस्थापित होगा उतना ही भार लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। 110 की तरफ चलते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत विज्ञान शिक्षण की विधि कहलाती है। तो यह है व्याख्यान विधि, क्योंकि ये मनोविज्ञान के विपरीत सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 देखिए, वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है। तो ये कक्षा 8 की किताब में, कक्षा 10 की किताब में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, पहले तथ्य, फिर विश्लेषण, फिर परिकल्पना और फिर सामान्यकरण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 12 की तरफ। प्रत्यम्ल है, तो प्रत्यम्ल है वो MgOH का होल्टवाइज है। 2018 में भी यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय बालक कौन सी शिक्षण विधि का अनुसरण करते हैं? तो ये जो करते हैं वो करते हैं आगमन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 14 की तरफ कि भारत में कौन से जीव का नदी पारिस्थितिकी तंत्र वही महत्व है जो जंगल में बाघ का? वो है गांगे डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग से भिन्न है? तो आपको पता होगा कैंसर है वो संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी पादप है? तो आपको पता होगा लाइकॉन है, जो कि सहजीवी पादप के रूप में जाना जाता है। 117 देखिए कि कौन सा अनवीकरणीय संसाधन से भिन्न है? देखिए, भिन्न की बात हो रही है तो पवन ऊर्जा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। 118 की तरफ चले अपन। कृषि में साइलो का क्या तात्पर्य है? तो साइलो होता है वो भंडार गृह होता है जिसमें कि अनाज को एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 कौन से रंग का कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है? तो वो हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 से 20 वैज्ञानिक शिक्षण में प्रदर्शन विधि के लिए कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस विधि में विद्यार्थी देखकर और अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ध्यान में रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 21 की तरफ। देखिए, यदि x बराबर 2/3 की घात 2 और 2/3 की घात -4 हो तो x की घात -2 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 2/3 की घात 12।
अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 122। ये संख्या दी रखी है, इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2/3 की घात 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 के निम्न में से कौन 24a² BC का सजातीय पद है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ए आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पद है, इसका गुणनखंड देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 125, किसी संख्या में से 1/2 घटाया जाए पर प्राप्त परिणाम है का 4 गुना, यदि 5 है तो संख्या क्या है? तो आपको पता होगा, इसको करना है x - 1/2। ये जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसको 4 से गुणा करना है, और यह कितना है? 5 के बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1 सही 3/4। चलेंगे 126 की तरफ। देखिए 126 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 126 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा आसन कोण है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर पहला है, वही आसन कोण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। चित्र में PQ है वो PR के बराबर है, यानी जो PQ है वो PR के बराबर है। RS है वो RQ के बराबर है। RS है ये वाली, वो RQ के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। और y कोण RPU दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है। तो कोण TSR, जब इसको निकालेंगे आप तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 40 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वह बद्धवक्र जो बहुभुज भी है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 129। देखिए एक अद्वितीय आयत की रचना करने में कम से कम कितने संख्या के माप की आवश्यकता है? तो वो 2 की आवश्यकता है। ऐसी 2 मापें अपने पास होनी चाहिए जिससे कि अद्वितीय आयत बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए बिंदु 4 की दूरी है, तो इसका मतलब है कि x अक्ष से तो उसकी दूरी 3 है और y अक्ष से उसकी दूरी 4 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 है, धातु की एक सीट 27 सेमी लंबी है, 8 सेमी चौड़ी है और 1 सेमी मोटी है, जिसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घर की भुजा ज्ञात करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए एक विद्यार्थी को 6 शैक्षिक उपन्यास पढ़ने में समय क्रमानुसार 2 घंटे 48 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 38 मिनट, 1 घंटे 59 मिनट और 2 घंटे 58 मिनट और 1 घंटे 47 मिनट लगता है। तो पुस्तक पढ़ने का माध्य समय क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 घंटे 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत मानव के अचेतन अवचेतन मन को अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य पर संबंधित है? तो यह कलात्मक मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है परियोजना विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है। तो गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है वो है आकृति को छोटा व बड़ा करने में। ऑप्शन नंबर सी। 136 की तरफ चलते हैं। देखिए जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो वो होता है संवहन माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 10 सेमी फोकस की दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो आपको पता है अवतल दर्पण है तो सामने रखा है, तो वस्तु की दूरी -20 हो जाएगी और ये -10 हो जाएगी। और यहाँ पर 1/f बराबर 1/v + 1/u से निकाल देंगे,
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकर का। क्वेश्चन नंबर 139, एक व्यक्ति 4 केजी की वस्तु को अपने हाथ में लेकर एक समतल पृष्ठ पर गति कर रहा है। यदि वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 15 मीटर दूरी तय करता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वो कार्य होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, 60 जूल, क्योंकि W बराबर अपन लगा देंगे FS, जिसमें F निकाल लेंगे अपन। F कैसे निकाल लेंगे, mg, M कितना दिया है 4, G कितना दिया है अपना G दिया है अपना 1 और S दिया है अपना 15, तो सबका गुणा कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलेंगे। देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो ध्यान में रखिएगा, एक गतिमान आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 141 देखते हैं कि सिरके में उपस्थित अम्ल है, तो ध्यान में रखना एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में उपस्थित अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलेंगे अपन कि जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर एक गैस बनती है, इस गैस में उपस्थित तत्व की योग में उपस्थिति है। देखिए, एक गैस निकलती है तो गैस में उपस्थित तत्व योग में उपस्थित है। देखिए, इसका अगर इसमें ये पूछता कौन सी गैस निकलती है तो वो तो निकलती है H2 गैस, लेकिन इसने पूछा कौन सा तत्व उपस्थित है तो इसमें शायद H2O होना चाहिए। ठीक है, इसको आप अपने स्तर पर देख लेना, वैसे इसमें मेरे अनुसार H2 होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन स्टिक बर्तन पर चढ़ी परत के लिए प्रयुक्त यौगिक है, तो वो यौगिक टेफ्लॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं, मैग्नीशियम के फीते के दहन से प्राप्त यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। ठीक है, नेक्स्ट है 145 कि रेत तथा नमक के मिश्रण के घटकों को पृथक करने में कौन से प्रक्रम का समुच्चय निहित है। तो याद रखिए, वो वाष्पीकरण होता है और निस्यंदन, जिसको कहते हैं निस्यंदन बोले तो कुछ ऐसा होता है छानने के तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। मानव रक्त के रुधिर वर्ग AB में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है। तो वो पाया जाता है प्रतिजन A तथा B दोनों, लेकिन प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 147 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज मतलब जरायुज जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है तो वो होता है कुत्ता। ठीक है, 148 की तरफ अगर आप चले कि भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो वो होता है क्वाशियोरकोर। अगर प्रोटीन और वसा दोनों की कमी हो जाती तो वहाँ हो जाता अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती तो हो जाता मैरमस, लेकिन यहाँ ओनली प्रोटीन की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट 149 कि कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है। तो ये होती है अपनी S प्रावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आज का अपना लास्ट का क्वेश्चन है कि मानव में कौन सी ग्रंथि का श्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर आप 11th क्लास की NCERT अगर आप उठाकर देखें तो उसमें एक बात दे रखी है कि जो मूत्र को जो अम्ल से क्षार की तरफ ले जाता है, ठीक है, वो ले आती है अपनी बार्थोलेट ग्रंथि। तो इसलिए मैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मानता हूँ। मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने 60 क्वेश्चन थे जो साइंस मैथ के थे अपने पूरे कर दिए हैं। वैसे अपनी तरफ से सही हैं सभी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताना। और मेरे ख्याल से इस पेपर का स्तर है पहले वाले पेपर के स्तर से इजी है। और इसके अलावा आप भी अपनी कमेंट करके बताएं कि आपके इस 60 क्वेश्चन में से कितने आपके सही बैठ रहे हैं और आपके अनुसार इसका स्तर पहले के पेपर से सरल है या कठिन है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 91 से देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा। उसकी प्रजा सुखी है, राजा रथ उत्सारक दंड देता है और न ही प्राणदंड। तो ये बात
कही थी फायाग ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में? क्वेश्चन नंबर 92, अगर कोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है कम्बोज में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हर्षवर्धन के बारे में देखिए, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयोग में एक सभा का आयोजन करता था। यानी पहला ऑप्शन है कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। दूसरा है, हर्ष ने हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी। तीसरा है, हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान दिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका अपना सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी पहला और तीसरा सही है इसमें आंसर। पहला और तीसरा जो दूसरा है वो गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, सल्तनतकालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये जो शिष्य थे वो थे अपने हजरत निजामुद्दीन औलिया, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन है कि जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? ठीक है, तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, कोटा में किया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए आप, कि शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये आपको पता होगा, महाकवि माघ ने की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। देखिए कि चक्रपाणि मिश्र निम्न में से किस शासक के दरबारी थे? तो ये दरबारी थे महाराणा प्रताप के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं कि राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वर्णिम काल अपना ऑप्शन नंबर सी यानी 17वीं सदी को। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। देखिए ये कह रहा है कि नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? देखिए नथमल की हवेली, तो नथमल की हवेली स्थित है ऑप्शन नंबर ए यानी जैसलमेर में स्थित है नथमल की हवेली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं? ठीक है, तो ये है चंग नृत्य। चंग नृत्य होता है उसके ये प्रमुख स्वांग है। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? ठीक है, तो परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है वो ऑप्शन नंबर सी यानी मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। हालांकि इसमें डाउट है बट फिर भी मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 2 पे कि इतिहास अध्ययन कक्ष में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझ आने का बेस्ट उदाहरण क्या हो सकता है? इसमें ये क्वेश्चन का तरीका है, तो ये है अपना ऑप्शन नंबर डी समय रेखा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 अपना कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरे भाग में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4। 1 से 4 क्या कह रहा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संविधान दिवस 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 105, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए सही की बात की जा रही है। ठीक है, तो सही सुमेलित है वो है इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 की तरफ। यह है किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की अधिक नहीं हो सकती? तो ये बात कही गई है, वो कही गई है अपनी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलते हैं 107 की तरफ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? देखिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है अपनी 11वीं अनुसूची। चलते हैं 1 से 8 नंबर पे। देखिए संभाग व जिलों का सही युग्म है, तो संभाग जिलों की अगर बात करें अपन तो ये सभी गलत है। ठीक है, सही है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है अजमेर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 109। देखिए उच्चतम न्यायालय को
निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? ठीक है, तो ये बताता है अपना न्यायिक पुनरावलोकन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 1 से 10 की तरफ। निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है। देखिए, अवबोध की बात की जा रही है, अवबोध उद्देश्य के सही उदाहरण है, तो यह अपना व्याख्या करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 देखिए कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये जब साइंस का पेपर हुआ था, इससे पहले ही मैं जो रीट में साइंस का पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 12, कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसम घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो ये होती है सभी क्षोभमंडल में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 13 की तरफ कि पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, तो वो कहते हैं पवन विमुखी भाग को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 देखते हैं। उत्खात भूमि संबंधित है, जो उत्खात भूमि है वह संबंधित है, तो ये संबंधित है पूर्वी मैदानों से। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 की तरफ चलेंगे अपन कि बंगाल की खाड़ी अपवाह क्षेत्र में संबंधित नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तो इससे जो संबंधित नदियां हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, बनास, बेड़च और पार्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 16 की तरफ कि भूगोल में सहायक प्रविधियों जैसे ग्लोब, मानचित्र, भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग है। तो मुख्य उपयोग की अगर बात करें तो इसमें सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलेंगे कि बोमा के पक्षकार होते हैं, सॉरी बीमा के पक्षकार होते हैं, तो बीमा के पक्षकार होते हैं 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 की अगर तरफ चले अपन कि सहकारी समिति का पंजीयन कराना है, सहकारी समिति का पंजीयन कराना है, तो ये है अपना एच, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 की तरफ चले अपन कि उपभोक्ता विवादों के निपटान की अवस्था तंत्र है, तो इसकी जो अवस्था तंत्र है वो है त्रिस्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से 20 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य है वो होता है पत्र मुद्रा निर्गमन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 21 की तरफ। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके लिए 3 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और उनमें से आपको सही छांटना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वो है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 122 की तरफ। वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन है, आपको विचार करना है, उसमें से आपको सही बताना है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि बौद्ध धर्म में किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गृह त्याग को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, यानी 1 से 23 में ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। 124 है, देखिए कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था उसने पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे 125 पे, तो देखिए मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन है जिन पर आपको विचार करना है, इनमें से आपको सही देखना है कि सही कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो सही है वो है अपने केवल पहला, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सही है। 126 की बात करें अपन कि अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था अपना 1893, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? देखिए ये आपको डेट वाइज याद रखनी है। तो सबसे पहले इसमें घटित हुई थी वो होती जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 अपना कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग सुमेलित है, यानी सही है। तो इसमें अगर आप अपन बात करें तो सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रावती सिरोही। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो इस टाइम जो राजधानी थी वो थी अपनी ऑप्शन नंबर ए, यानी अलवर। 130 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? तो जो आजीवन नहीं आया पकड़ में वो था अपना
जोरावर सिंह बारहट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। 131 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? ठीक है, अवनद श्रेणी में कौन सा आता है? तो वो आता है अपना मादल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। 132 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारवर्ष और मुंज ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था, जालोर जो दुर्ग है उसका निर्माण इन राजाओं ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलेंगे। ये कह रहा है 1889 ईस्वी में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? तो ये जो टाइम था वो था 1301 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 135 की 35 पर चलते हैं कि BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियां हैं वो हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ कि निम्न में से कौन से राज्यों में समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? देखिए द्विसदनात्मक की बात हो रही है, तो द्विसदनात्मक है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 137 कि बाल श्रम में को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है वो आता है अपना सामाजिक न्याय के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें तो देखिए राज्यसभा के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन है राज्यसभा के बारे में जिनमें आपको विचार करना है और लास्ट में आपको देखना है कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी यानी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा एक युग सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित कौन सा है वो आपको देखना है। तो इसमें सही सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 123 है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। देखिए सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होते हैं? तो ये जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी ज्ञानोपयोग से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 142 शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय है, जो शुक्र ग्रह है उसका परिक्रमण समय है 225 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना है 143 नंबर परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को कहते हैं अपन विषयक मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 कि सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो जो सिरोही पॉइंट है वो अपना अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। कौन से वन टैगा वन के नाम से जाने जाते हैं? तो जो कौड़धारी वन होते हैं उनको टैगा वन कहा जाता है। 140 की तरफ देखते हैं कि कौन सी मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है? ठीक है, तो ये जो मृदा होती है वो होती है लेटेराइट मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ये जो की गई है वो की गई है जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यानी ऑप्शन नंबर डी। 149 को देखते हैं कि चीन के पूर्व तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात कहलाते हैं। तो ये जो चक्रवात होते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, स्थान, उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? तो इस प्रकार के अध्ययन को अपन करते हैं
भूगोल के रूप में। यहाँ पे अपने 60 क्वेश्चन हैं जो कि एसएसटी के थे पूरे हुए। मेरे ख्याल से ये आपके आंसर की बेस्ट थी। फिर भी 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो गए तो आप कमेंट करना, और कमेंट करके बताना कि ये जो पेपर है वो पहले के पेपर से आसान है या कठिन है, और इसमें आपके कितने आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।